Good morning everyone. Today's topic is scientific management. In 20th century, changes in opinion of laborers, industrial revolution and major problems of industrial sector gave birth to the concept of scientific management. First of all, in the year 1932, Charles Babbage explained the principle of management in his book Economy of Manufacturers. F.W. Taylor is considered as the person behind the concept of scientific management. He is also considered as the father of scientific management. Scientific management is made of two words, that is science and management. Science is the application of logic, reasoning, and it gives to new dimension to our study approach to different problems of life. When we apply scientific approach towards management concepts, it is called scientific मैनेजमेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो लेबर्स के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ। 1932 में चार्ल्स बेबेज ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए अपनी बुक में। उसकी बुक का नाम था इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। F.W. टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो F.W. टेलर ही लाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलके बना है, पहला है साइंस और दूसरा है मैनेजमेंट। देखिए, साइंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लॉजिकल बातें सोचते हैं और किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ रीज़न होता है, और जो साइंस है वो हमें नया डायमेंशन देता है हमारी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं उससे डील करने के लिए। अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो साइंस रिलेटेड होती है लॉजिक, रीजनिंग और नए नए डायमेंशंस से जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम से डील करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रॉब्लम से आपको डील करने के लिए लॉजिकली सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको ये ढूंढना पड़ता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम से डील करने का जो डायमेंशन है, जो तरीका है, वो हमेशा नया होना चाहिए। तो आप एक साइंटिफिक अप्रोच की तरह काम करते हैं। जब आप साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं मैनेजमेंट के कंसेप्ट में, तो ऐसा जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो जाता है। देखिए, उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उनके पास एक फिक्स्ड प्लान होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन जो रहता है वो काफ़ी एसेंशियल होता है। मोटिवेशन दिया जाता है टाइम टू टाइम। जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस जो लेबर हमें देती है उसको इवेल्युएट करा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखा जाए, या जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के काबिल है उसे वो काम दिया जाए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो फिक्स रहती है हर लेवल पे। नाउ द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी जॉब इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फिक्स्ड एंड प्रीडिटरमाइंड। सेकेंड, देयर इज अ फिक्स्ड प्लान टू अटेन ऑब्जेक्टिव। थर्ड, mutual cooperation among employees is essential in scientific management. Next, motivation is considered necessary for the completion of work. Next, time to time evaluation of standard is performed. Sixth, specialization and division of work is also given importance. Seventh, and the last one, much stress is given on right person for the right job. देखिए, जैसा कि मैंने अभी मीनिंग में भी आपको समझाया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर काम करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, या हर व्यक्ति को कितना काम दिया जाएगा, क्या काम दिया जाएगा, ये पहले से ही फिक्स्ड रहता है और प्री डिटरमाइंड रहता है। मतलब पहले से ही सोच लिया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाएगा। उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्लान्स है वो फिक्स रहते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि बिना कोऑपरेशन के कोई भी संस्था एक सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती। एम्प्लॉयज़ के बीच में, कर्मचारियों के बीच में एक अच्छी कोऑपरेट करना या एक अच्छी समझ होना बहुत ही आवश्यक होता है। और मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक अच्छा मोटिवेटर अपने एम्प्लॉयज़ से एक बेहतर तरीके से काम करवा पाता है। अगर आपको अपना काम समय पे कंप्लीट करवाना है, या अगर आप बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन किया जाता है परफॉर्मेंस का, मतलब समय समय पे जांच की जाती है कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है। फिर
स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, कौन व्यक्ति किस काम में स्पेशलिस्ट है, किस काम में कौन सा व्यक्ति माहिर है, और काम को बांटना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक अच्छा मैनेजर जो रहता है वो हमेशा इस बात पे ध्यान देता है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए सही है उसी को वो काम सौंपा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको दांतों में दर्द है तो आप डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाएंगे, न कि किसी सर्जन के पास। साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। डिवीजन ऑफ वर्क एक अच्छे सुचारू तरीके से काम बांटना किसी काम को जल्दी ख़त्म करने की ओर ले जाता है और अच्छे तरीके से हो जाता है। लास्ट पॉइंट था मच स्ट्रेस इज़ गिवन ऑन राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही काम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना काम किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देंगे जिसे उस काम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है या अधूरा नॉलेज है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका काम समय पे कंप्लीट भी नहीं होगा और काम में गलती होने की बहुत सारी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस ना हो इसलिए सही व्यक्ति को सही काम दिया जाता है। मीन कि मतलब केपेबल व्यक्ति होना चाहिए, उसको ही काम दिया जाता है। हर व्यक्ति की एक एबिलिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, उसी के हिसाब से व्यक्ति को काम सौंपा जाता है। और इससे पहले जो मैंने कल के वीडियो में जो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के जो डिफरेंस बिटवीन पढ़ाए थे वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The objective of scientific management is to reduce the wastage which help in reduction of cost of production. With the reduction in cost of production, any enterprise can achieve success. देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट का प्रोडक्ट आप बनाएंगे आपका प्रोडक्ट उतना ही महंगा होता जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे करी जा सकती है? अगर आपकी संस्था में या आपकी फैक्ट्री में कम से कम वेस्टेज होगा तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगा, और अगर आप जितना ज़्यादा वेस्टेज करेंगे आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। और जहाँ तक इंडिया की बात है, जो एप्रोप्रिएट कॉस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं या जो प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट के होते हैं वो जल्दी से जल्दी बिक जाते हैं और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। आप जितना कम वेस्टेज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी और उतनी ही कम आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो युग है वो कंपटीशन का युग है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसकी कीमत अगर 100 रुपये है और अगर आपका कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को 50 रुपये में लॉन्च कर देता है जिसके सेम फीचर्स है, तो डेफिनेटली आप ये बात मान के चलेगा कि आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे और आपके कॉम्पिटिटर के सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। तो इसलिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है हर मैनेजर ये चाहता है कि उसको मिनिमाइज़ करे, इसलिए साइंटिफिक अप्रोचेस लगाए जाते हैं जिससे जो वेस्टेज है वो कम से कम हो सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। Through effective control and standardization, the quality of products can be improved. This help in increasing the demand of product. देखिए, अगर एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल होगा तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करी जा सकेगी। आपका प्रोडक्ट जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा लोग उतनी ही ज़्यादा उसको पसंद करेंगे, और जितना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बिकेगा। इन शॉर्ट, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी जनता को देंगे। जब प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो उस बढ़ती डिमांड को टाइम पे फिलअप करना भी ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए डिमांड अराइज हो रही है और अगर आप उसको टाइम पे फिल नहीं कर पाते तो डेफिनेट सी बात है कि कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेगा और आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो नहीं बिक पाएगा मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेसेस ऑन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दिस हेल्प इन द प्रोड्यूसर इन completion ऑफ वर्क इफेक्टिवली। देखिए, मैंने अभी भी बताया था आपको कि काम को बांट दिया जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट देना। साइंटिफिक मैनेजमेंट से ये सब चीज़ें पॉसिबल होने लगी है क्योंकि जितना आप काम बांट देंगे लोगों में, जितने लोगों में काम बढ़ जाएगा तो मान लीजिए कि जो आपका काम है वो जल्दी भी पूरा हो जाएगा और एक इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा होगा। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर व्यक्ति को बराबर बराबर काम बांटें, ना कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा। हमेशा हमको फैक्ट्री में ये ध्यान रखना पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा समय पे काम पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया तो वो वापस नहीं आता और जो हमारी जो डिमांड है या हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर समय निकल गया तो।
क्योंकि कस्टमर को अगर सही समय पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में नहीं होगा तो कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे और फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ग्रेजुअल डिक्रीज पे जाएगी या घट जाएगी अचानक से। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल। दिस डेवलप द इंडस्ट्रीज एट अ फास्टर रेट विच हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की मदद से क्या होता है कि जो हम प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाता है। और मान लीजिए ये पक्की बात है कि जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रहती है उस नेशन की जो प्रगति है वो भी तेज गति से होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतने ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा उतने ही लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है देश में तो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने का स्तर है, जो आजीविका कमाने का जो स्तर है, अगर वो घटता है तो नेशन की जो ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्ट होती है। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। Scientific management is related to big enterprises. These industries are providing employment opportunity and minimizing the problem of unemployment. देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा उतना ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है ईटिंग हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट्स, एजुकेशन एंड द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं वो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाती है। जैसे आप जो खाना खा रहे हैं, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, आप अपने बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, कितने लोग आपकी कंट्री में एजुकेटेड है, ये सब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दर्शाता है। अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और हमारे जो नेशन की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी।